विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से आपका एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे स्वागत है। और आज का हमारा जो अध्याय है वो है उत्साह और अट नहीं रही कविता के सभी प्रश्नोत्तर। तो देखिए, हम बारी बारी से प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? उत्तर है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को पुकारा है, मगर वो बादलों से बारिश करने की बजाय गरजने के लिए कहते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो बादलों के जरिए लोगों के मन में क्रांति के बीज को बोना चाहते हैं, जन जन में उत्साह का संचार करना चाहते हैं। बादलों की गर्जना लोगों के मन को हिलाकर रख देती है और सभी लोग उत्साहित हो जाएंगे। बारिश से लोगों के मन में कोमल भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी मदद से क्रांति संभव नहीं है। इसलिए कवि ने बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। देखिए प्रश्न नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि ने अपनी इस कविता का नाम उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि वो इस कविता के जरिए लोगों के मन में क्रांति का उत्साह पैदा करना चाहते हैं। उत्साह एक सकारात्मक भावना है जिससे लोगों के मन में उमंग और खुशी आती है और कोई अच्छा काम संभव हो पाता है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को बरसने की बजाय गरज गरज करके लोगों के मन में क्रांति की भावना को जागृत करने के लिए कहा है। कवि मानते हैं कि बादलों की गर्जना से लोगों के मन में छाया दुख और निराशा दूर होगी और वो उत्साह व सकारात्मकता से भर जाएंगे। कवि के अनुसार कोई भी काम बिना उत्साह के नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। इसमें लोगों के मन को जोश व उत्साह भरने का प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल नए कवियों के लिए कविता रचने की प्रेरणा और उत्साह के रूप में चित्रित हुए हैं। कवि के अनुसार बादल मानव जीवन के दुख व परेशानियों का अंत करने की शुरुआत करते हैं। बादलों को जीवन में नवीनता और परिवर्तन का स्वरूप भी माना गया है। कवि ने बादलों को गरजने को उत्साह पैदा करने वाले नाद में प्रयोग किया है। साथ ही कविता में बादल मानव जीवन में क्रांति और बदलाव की शुरुआत भी करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता का भाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छाट कर लिखो। विद्युत छवि, घेर घेर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, शीतल कर दो बादलों गरजो इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य का भाव मिलता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो इत्यादि। विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इन्हीं लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आपका पूरा सिलेबस मैं करवा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं अगली कविता की तरफ। अट नहीं रही है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन में के भावों
का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़ करके हमें ये लगता है, ये इस धारणा की पुष्टि होती है। तो कविता की ये जो प्रमुख पंक्तियां हैं, ये पढ़ने से हमें लगता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। आभा फागुन तन की सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। ये अंतर्मन के भावों को बिठाने वाली पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। देखिए, फागुन का महीना वैसे ही बड़ा मनोहर महीना होता है। तो यहाँ कवि के अनुसार फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है। हम सभी इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इस महीने में प्रकृति में यौवन भरा होता है। हर तरफ फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है, प्रकृति में खुशी का माहौल रहता है। इस मास में प्रकृति में मादकता और मस्ती का वातावरण छाया रहता है। इसी वजह से कोई भी प्रकृति प्रेमी इसे दूर नहीं रह सकता। कवि भी एक प्रकृति प्रेमी है, उन्हें भी प्रकृति अपने मादक रूप से आकर्षित कर रही है, जिसकी वजह से उनकी आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। कहने का भाव ये है कि फागुन का जो महीना है ना, ये बड़ा ही आकर्षक एवं सुंदर होता है। यानी यह व्यक्ति को अपनी तरफ बरबस आकृष्ट किए बिना नहीं रहता। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। तो देखिए, अट नहीं रही है कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का रूप का वर्णन इस प्रकार किया है। फागुन के महीने में सब पेड़ पौधे मानो फिर से सजीव हो उठते हैं। प्यारी प्यारी कलियां खिल उठती हैं, जिनसे चारों ओर भीनी भीनी महक फैलने लगती है। नए नए फूलों की बदौलत सारे वातावरण में खुशबू भरी मंद मंद हवा बहने लगती है। बागों में सुंदर सुंदर तितलियां उड़ने लगती हैं। कुल मिलाकर अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति के यौवन और मादकता से भरे खुशनुमा रूप का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। भाई, पतझड़ के कारण वृक्ष पीले, उदास और मुरझाए वैसे लगते हैं। उनके फूल पत्तियां झड़ जाते हैं। हवाएं भी काफ़ी खुश्क और चुभन भरी हो जाती हैं। तेज़ गर्मी और सर्दी के समय में भी माहौल हमारे अनुकूल नहीं होता है और सबको काफ़ी कठिनाई होती है। मगर फागुन के महीने का महीना आते ही है ना, मानो प्रकृति का रंग रूप है ना, वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और ऐसा लगने लगता है मानो उसकी जवानी फिर से लौट आई हो। सब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उन पर कलियां खिलने लगती हैं। हर तरफ भीनी भीनी खुशबू छाई रहती है और माहौल है वो बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है, यानी चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। इस मौसम में हर व्यक्ति का मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है और उत्साह से भर जाता है। ऐसे में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है। भाई, काव्य शिल्प यानी कविता को बनाने में क्या क्या लगा है, यानी जिस प्रकार एक भवन का निर्माण करते हैं उसमें क्या क्या लगता है, ईंट, चूना, रोड़ी, सरिया, बजरी, जो भी लगता है। यानी कवि ने इस कविता की संरचना की है, उसमें अलंकार हैं नहीं है, छंद है नहीं है, भाषा शैली कैसी है आदि किन किन का प्रयोग किया गया है। तो उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं के आधार पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य शिल्प की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। प्रकृति के चित्रण में कवि ने नीरसता का चित्रण बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि जीवन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बताया है। कविताओं में उन्होंने अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविताएं और भी ज़्यादा मधुर और प्यारी लगती हैं। जैसे उन्होंने फागुन का मानवीकरण किया है।
कवि का शब्द चयन वाकई निराला है। वह बेहद कम शब्दों में गहरी बातें कह देते हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिसके भावों को प्रस्तुत करने में एक ढंग में एक नयापन आ जाता है। वे अपनी कविताओं को इस प्रकार लिखते हैं कि हमारी आंखों के सामने कविता में हो रही घटनाओं का भाव एक दृश्य बिंब बन जाता है, यानी हम कविता के भाव महसूस कर पाते हैं, जैसे कि ये दृश्य कितना सुंदर होगा। यानी कवि की जो भाषा है वो इस तरह की है। उनकी के द्वारा रचित कविताएं जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब कविताएं पढ़ते हैं तो वो सारे का सारा सौंदर्य है ना, वो जो रूप है, जो चित्र है, छवि चित्र हमारे सामने मानो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इन दोनों कविताओं के अभ्यास के प्रश्न किए। तो एक बार फिर से, यदि चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे साथ लगातार बन करके अपना जो विषय है वो पूरा करना है समय रहते, तो आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।